हेलो दोस्तों, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ चलो बैग भरो निकल पड़ो विद वीना वर्ल्ड। मैं हूं आपका होस्ट नील पाटिल। आज मेरे साथ वीना वर्ल्ड के बहुत ही सीनियर टूर मैनेजर सचिन मानगांवकर है, जो मेरे एक बहुत ही अच्छे दोस्त भी है। सचिन बहुत सालों से टूर करते आए हैं और आज जो हमारे एपिसोड की थीम है नैनीताल उत्तराखंड, वहां पर उनका ये ट्रैवल का सफर है वो शुरू हुआ है। तो सचिन, वेलकम टू द शो। आपसे आपके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। आप बताइए, ट्रैवलिंग ये इंडस्ट्री जो है, आज आप वीना वर्ल्ड के टूर मैनेजर हो, ये इंडस्ट्री में आपकी एंट्री कैसे हुई? और जब भी आप ट्रैवल नहीं करते हो तो आपकी हॉबीज क्या है, थोड़ा आपसे जान लेते हैं। वेलकम टू द शो सचिन। थैंक यू सो मच नील। सबसे पहले मैं आपका और हमारे सारे लिसनर्स का हमारे पूरी टीम की तरफ से वीणा वर्ल्ड की तरफ से स्वागत करता हूं और आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने मुझे यहाँ पर आकर के मौका दिया बात करने का आपके साथ में। सो थैंक यू सो मच। और जैसे कि आपने पूछा कि मेरी जर्नी इस फील्ड पर कैसे शुरू हुई, लेकिन उससे पहले मैं खुद को इंट्रोड्यूस कराना चाहूंगा। तो मेरा नाम है सचिन संजीव माणगांवकर। रहने के लिए मैं दहिसर मुंबई इस जगह से हूँ और पिछले 10 सालों से ये इंडस्ट्री में मैं काम कर रहा हूँ। घूमना ये तो मेरी हॉबी है ही, और कुछ इसी वजह से मैं इस इंडस्ट्री का आज एक हिस्सा हूँ। और मैं अपने बचपन में भी बहुत सी जगहों पर घूमा हूँ। मेरे पेरेंट्स के साथ में अलग अलग डेस्टिनेशंस पे गया हूँ एज अ टूरिस्ट। उधर ही से मेरा ये सफर जो है वो शुरू हुआ था। और मैं बताना चाहूँगा, सन 2002 की बात है, आज से लगभग 19 साल पहले मैं सबसे पहली बार नैनीताल में आया था एज़ अ टूरिस्ट। एक छोटी-सी ट्रैवल कंपनी के साथ में मैं वहाँ पर आया था। और नैनीताल में जब भी आया मैं, तो वहाँ पे आने के बाद ही ये जगह ही ऐसी है कि जिसने मुझे पूरी तरह से कैप्चर कर लिया। और एक कोइंसिडेंस ऐसा था कि मेरे एक रिलेटिव जो कि मेरे अंकल थे, वो उस वक़्त वहाँ पर एक रेप्यूटेड कंपनी के साथ में टूर कर रहे थे और एज़ अ टूर लीडर वो यहाँ वहाँ पर आए हुए थे। तो उनको मैंने वहाँ पर टूर करते हुए देखा, उनका प्रेज़ेंस वहाँ पर मैंने एक्सपीरियंस किया, उनका बिहेवियर, उनका एक रुतबा वहाँ पर जो था वो मैंने देखा। लोग उन्हें पहचान रहे थे, वहाँ के लोकल लोग थे, वो उन्हें पहचान रहे थे, उनके साथ में बातें कर रहे थे, उनसे आकर पूछ रहे थे। और ये सब मुझे बहुत ही ज़्यादा भा गया। उसी वक़्त मैंने डिसाइड किया कि मुझे इस इंडस्ट्री में करियर करना है। और वहाँ से मैं कहना चाहूँगा कि मेरे जीवन को एक प्रकार की दिशा मिल गई, लक्ष्य मिल गया कि मैं यहाँ पर जाना चाहूँगा और मुझे इस इंडस्ट्री में एक करियर करना है। और ऐसी मेरी शुरुआत हुई थी और यही मेरा डेस्टिनेशन था जिसके ऊपर आज हम लोग बात करने वाले हैं। सो उत्तराखंड ये मेरे दिल के काफ़ी ज़्यादा करीब है, बिकॉज़ इसी डेस्टिनेशन ने मुझे इस इंडस्ट्री में आने के लिए प्रेरित किया था और मैं इंस्पायर हुआ था वो इसी जगह से। बहुत बढ़िया सचिन, थैंक यू फॉर सच अ ग्रेट इंट्रोडक्शन। और ये जो आपका ट्रैवल इंडस्ट्री का सफर है वो इतने सालों से चल रहा है, तो जब हम उत्तराखंड के बारे में बात करते हैं तो पहले एक सिंपल से सवाल का जवाब देते हैं कि उत्तराखंड, उसमें ऐसे कौन सी जगहें हैं जहां पर आप सजेस्ट करोगे कि एक टूरिस्ट ने या एक इंडियन ने जरूर जाना चाहिए? नील, मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये पूरा का पूरा स्टेट जो है, ये बहुत ही खूबसूरत है और पूरा स्टेट ये देखने लायक है। अगर आप देखने की कोशिश करेंगे तो एक बार में आप ये पूरा स्टेट कवर नहीं कर सकते। वैसे तो ये स्टेट ज़्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप देखना चाहो तो देखने के लिए बहुत सी जगह है। शुरुआत आप हरिद्वार से कर सकते हैं और इस हरिद्वार को यहाँ पर देवभूमि कहा जाता है। इनफैक्ट उत्तराखंड को ही देवभूमि के नाम से जाना जाता है, बिकॉज़ यहाँ पर बहुत सारे रिलीजियस प्लेसेस है। उत्तराखंड के जो 4 धाम है, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री, ये तो यहाँ पर है ही, लेकिन यहाँ पर नैनीताल में जामा मस्जिद भी है। इसी के साथ में एक गुरुद्वारा भी है जो कि काफ़ी फ़ेमस है। तो वो भी यहाँ पर देखने के लिए, हेमकुंड साहिब इस गुरुद्वारा का नाम है, तो उसे देखने के लिए दूर-दूर से लोग आते हैं। साथ ही साथ हरिद्वार है, ऋषिकेश है, तो वो भी यहाँ पर देखने के लिए लोग आते हैं। हरिद्वार की गंगा आरती, ये काफ़ी ज़्यादा फ़ेमस है, तो यहीं से इस स्टेट को देखने की शुरुआत आप कर सकते हो। अगर आप एडवेंचर लवर हो, तो आपके लिए ऋषिकेश बना हुआ है। यहाँ पर व्हाइट वाटर राफ्टिंग ये भी होता है। इसी के साथ में अगर आपको लीजर एक्सपीरियंस करना है, तो लीजर के लिए यहाँ पर मसूरी है, धनौल्टी है।
काफी बढ़िया जगह है। नैनीताल है अगेन लीजर के लिए, सभी एज ग्रुप के लोगों के लिए यहाँ पर कुछ ना कुछ जरूर है। तो इसीलिए ऐसा एक खूबसूरत स्टेट, और कैसे भूल सकता हूँ मैं जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क को। ये बड़ा ही एडवेंचरस पूरे स्टेट का एक इलाका है, जहाँ पर आप बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से एडवेंचर एक्सप्लोर कर सकते हो। बहुत ही रियल मायने में आप यहाँ पर घूम सकते हो और इस स्टेट को पूरा एक्सप्लोर कर सकते हो। साथ ही साथ अगर आप नेचर लवर है, तो वैली ऑफ फ्लावर्स ये भी उत्तराखंड में ही है। तो ऐसी बहुत सारी जगह हैं, जहाँ पर आप घूम सकते हो, और ऑल इन ऑल ये एक कंप्लीट पैकेज है स्टेट। अगर आप घूमना चाहो, तो मेरी मानो तो 15 दिन भी कम पड़ते हैं इस स्टेट को पूरा घूमने के लिए। सचिन, जिस एक्साइटमेंट से आपने हमें ये सब जगहों के बारे में बताया, तो चलो एक एक लेते हैं। और मैं ऐसे करता हूँ, हर डेस्टिनेशन या हर जगह के बारे में हम इंफॉर्मेशन नहीं लेंगे, पर जो क्वेश्चंस मन में आते हैं वो मैं आपको पूछ लूंगा। तो जरूर सचिन, पूछिए। मैंने हरिद्वार की गंगा आरती, ऋषिकेश की गंगा आरती जरूर अटेंड की है। अभी जो त्रिवेणी घाट में गंगा आरती होती है वो मुझे बहुत ही पसंद आई थी। पर आज जब लोग ट्रैवल करते हैं, वो इंस्टाग्राम पे मैं क्या कौन सा फोटो अपलोड करूंगा ये मन में लेके ट्रैवल करते हैं। तो जब ऋषिकेश में जब हम वो त्रिवेणी घाट की गंगा आरती करते हैं, तब ऑफ कोर्स जहां आरती होती है वहां पे सीटिंग भी है। पर अगर मुझे एक अच्छा फोटो चाहिए, क्योंकि कैसे है, जब वो आरती 6 बजे या 6:30 बजे शुरू होती है, तभी हम जाके कहाँ पर भी बैठ सकते हैं। तो आपका क्या सजेशन रहेगा एज अ वीणा वर्ल्ड टूर मैनेजर कि हमें कहाँ बैठना चाहिए वो आरती के लिए? मैं सजेस्ट करना चाहूंगा कि अगर ये आप आरती की बढ़िया सी फोटो लेना चाहते हो, या फिर इस आरती का वीडियो अगर आप बनाना चाहते हो, तो आप जहां पर आरती होती है, पंडित जी जहां पर खड़े रहकर आरती करते हैं, उनके बिल्कुल बगल में जाकर के खड़े हो जाइएगा। आपको पूरा व्यू मिलेगा, क्योंकि मेरे ख्याल से 8 से 10 पंडित जी होते हैं जो गंगा मैया की आरती वहां पर करते हैं। और आप अगर उनके बगल में बिल्कुल जाकर के खड़े रह जाएंगे, तो आपको सारे पंडित जी उनके आरतियों की थालियों के साथ में, उनके दियों के साथ में दिखाई देंगे। और वहां से आप पूरा एक खूबसूरत वीडियो बना सकते हैं, आप फोटो भी ले सकते हैं, और आप आपके मन की आंखों से इस आरती को देख सकते हैं। तो और इस एक्सपीरियंस को कैप्चर कर सकते हैं अपने दिल में भी, अपने दिमाग में भी, और अपने कैमरे में भी। सो दोस्तों, ये जो फोटो आती है, अगर आपने हैशटैग त्रिवेणी घाट गंगा आरती या गंगा आरती अगर आपने इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पे सर्च किया, आपको ये जो फोटोज आती है, जैसे सचिन ने कहा कि जो पंडित जी रहते हैं उनके बगल में आप जब खड़े रहते हो, जब वो फोटो या वो जो वीडियो आता है, वो एक बहुत ही अच्छा वीडियो और फोटो आता है, और वो उसे आप जरूर अपलोड कर सकते हो। सचिन, अभी आरती के बारे में ही पूछना था। हरिद्वार की जो गंगा आरती है और ऋषिकेश की जो गंगा आरती है, उसमें फर्क है? तो वो क्या है और कौन सी अटेंड करनी चाहिए? ऑफ कोर्स आप बताओगे कि दोनों ही अटेंड करनी चाहिए, पर इसमें डिफरेंसेस क्या है उसके बारे में थोड़ा बताइए। यहाँ पर ज्यादा डिफरेंसेस एज सच नहीं है, बिकॉज हरिद्वार और ऋषिकेश इन दोनों ही जगहों पर गंगा मैया जो है, वो सबसे पहली बार सतह पर यानी कि सी लेवल पर आती है। और वहां पर आने के बाद में गंगा मैया की वहां पर पूजा होती है, आरती की जाती है। ये आरती जो है वो दिन में 2 बार की जाती है, सुबह के वक्त में और शाम के वक्त में। ये आरती करने के लिए एक समय जो है वो निश्चित किया जाता है। ये समय जो होता है, वो सुबह सनराइज के वक्त का होता है और शाम को सनसेट के वक्त का होता है। अगर आप त्रिवेणी घाट पर जाते हैं ऋषिकेश में, तो यहाँ पर आपको मॉर्निंग की गंगा आरती देखने को नहीं मिलती। यहाँ पर केवल शाम के वक्त में ही गंगा आरती जो है वो की जाती है। लेकिन अगर आप हर की पौड़ी यानी कि हरिद्वार में अगर आप जाते हैं, तो यहाँ पर आपको दोनों भी वक्त गंगा आरती जो है वो देखने को मिलती है। त्रिवेणी घाट जो है वो हरिद्वार से 25 किलोमीटर की दूरी पर होने की वजह से यहाँ पर कंपैरेटिवली भीड़ जो होती है वो कम होती है। और इसी वजह से यहाँ पर आरती एक्सप्लोर करने के लिए बहुत ज्यादा मजा आता है एज कंपेयर टू हरिद्वार। बिकॉज हर की पौड़ी पर ऋषिकेश में बहुत सारे श्रद्धालु आते हैं, तो वहां पर भीड़ भी ज्यादा होती है। आरती एंजॉय करने जरूर मिलती है, लेकिन वो जो फील है, उस जगह की जो स्पिरिचुअलिटी है, अगर उसे आपको एक्सपीरियंस करना है, तो मैं सजेस्ट करूंगा आपको कि आप ऋषिकेश में जाइएगा। त्रिवेणी घाट पर शाम को 6:30 बजे के आसपास जाइएगा।
वहां पर गंगा मैया की पूजा होती है। पहले ये तकरीबन 15 से 20 मिनट की पूजा होती है, और जैसे ही सूरज डूब जाते हैं, उसी वक्त आरती जो है वो शुरू की जाती है, और बहुत ही अद्भुत नजारा आप वहां पर देख सकते हो। तो मैं कहूंगा कि ऋषिकेश त्रिवेणी घाट की आरती आपको जरूर अटेंड करनी चाहिए। चलो फिर ऋषिकेश तो वापस जरूर आएंगे, क्योंकि हमें एडवेंचर के बारे में बात करना है और वहां पे रिवर राफ्टिंग होता है। पर उसके पहले चलो मसूरी जाते हैं। मसूरी के बारे में थोड़े बताइए, मसूरी की क्या स्टोरी है? मसूरी में अगर हम जाते हैं तो ऐसे क्या देखने लायक वहां पर है, जहाँ पे लाइक इतने सारे टूरिस्ट हर साल मसूरी जाते ही रहते हैं? तो मसूरी की खासियत क्या है? मसूरी ये वैसे तो काफी नजदीक है। ऋषिकेश से हार्डली 80 से 90 किलोमीटर की दूरी पर मसूरी ये बसा हुआ है, और ये खूबसूरत सा हिल स्टेशन है। यहाँ पर जब भी आप जाते हो तो आपको दिखाई देते हैं बहुत ही बड़े बड़े पहाड़, शिवालिक रेंज अगल बगल में आपको आपके दिखाई देती है। बहुत ही खूबसूरत नज़ारे आपको दिखाई देते हैं। मसूरी में वैसे देखने के लिए बहुत सारी जगह है। केम्प्टी वाटरफॉल है, यहाँ पर एक खूबसूरत सा नेचुरल वाटरफॉल है, तो ये आप लोग वहां पर देख सकते हो। कैमल बैक रोड, ये काफी फेमस है यहाँ पर, कैमल बैक रोड। इसको कैमल बैक रोड इसीलिए कहा जाता है नील, क्योंकि इसका जो शेप है वो ऊंट जो होता है, कैमल होता है, कैमल के पीठ के ऊपर जो हम्प होता है, उस हम्प के जैसा इसका शेप है, और इसी वजह से इसे कैमल बैक रोड कहा जाता है। इस रोड के साथ साथ यहाँ पर एक, इस रोड से बिल्कुल सटकर लगकर ही एक मार्केट है, जिसे कुलरी मार्केट कहा जाता है। तो आप यहाँ पर भी जा सकते हो घूमने के लिए। साथ ही साथ यहाँ पर गन हिल पॉइंट भी है। तो ये गन हिल पॉइंट के ऊपर जाने के लिए आपको रोपवे का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो इन सारी जगहों पर आपको जरूर जाना चाहिए और मसूरी को एक्सप्लोर करना चाहिए। सचिन, अगला सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा। ऑफ कोर्स रिवर राफ्टिंग आपने भी किया है, मैंने भी किया है ऋषिकेश में। बहुत बार लोगों को ऐसे लगता है कि अरे रिवर राफ्टिंग सिर्फ यंगस्टर्स के लिए होता है। तो ऑफ कोर्स जब हम रिवर राफ्टिंग करते हैं तब ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3, ग्रेड 4 के रैपिड्स रहते हैं। और ये जब रैपिड्स रहते हैं तब ग्रेड 4 या 5 रैपिड्स तक पहुंचते हैं, तब जो हमारी रिवर राफ्ट है वो बहुत ऊपर नीचे होती है। तो अगर मैं एक 35 ईयर ओल्ड हूँ, 45 ईयर ओल्ड हूँ, या मैं 55 ईयर ओल्ड का एक यंग ह्यूमन बीइंग हूँ, तो क्या मैं वो रिवर राफ्टिंग कर सकता हूँ? क्या प्रिकॉशंस होते हैं? क्या लाइफ जैकेट सभी के पास होते हैं? हेलमेट सभी के पास होते हैं? यहाँ पर रिवर राफ्टिंग आप जरूर कर सकते हैं। हर एक एज ग्रुप का इंसान इस रिवर राफ्टिंग का लुत्फ उठा सकता है। ये सभी ने एटलीस्ट जिंदगी में एक बार तो करना ही चाहिए, ऐसा एक्सपीरियंस होता है। जो रिवर राफ्टिंग में आप जाते हैं, तो वहां पर बहुत ही ज्यादा प्रिकॉशंस ये लिए जाते हैं। आप सभी को, आने वाले सारे टूरिस्ट को, सारे गेस्ट्स को वहां पर लाइफ जैकेट्स ये दिए जाते हैं। साथ ही साथ सभी को हेलमेट जो है वो भी दिया जाता है। आपका लाइफ जैकेट ये आपके बॉडी से अच्छी तरह से बांधा जाता है। साथ ही साथ हर राफ्ट में एटलीस्ट 2 गार्ड्स होते हैं, जो आपको वहां पर गाइड करने के लिए होते हैं। एक आगे होते हैं और एक बैक साइड में होते हैं, जो आपको गाइड करते हैं कि आपको राफ्ट जो है वो कैसे चलानी है। ये आपको गाइड करने के लिए वहां पर उनके जो एडवाइजर्स है वो मौजूद रहते हैं। आपने एक बहुत ही अच्छा, मैं आप सॉरी आपको कट ऑफ कर रहा हूं, पर आपने एक जरूर अच्छी बात बताई। बहुत लोगों को लगता है कि जब मैं रिवर राफ्टिंग जाता हूं तब मुझे जैसे हम बोटिंग जाते हैं वैसे उधर बैठना है। पर दोस्तों, जब हम रिवर राफ्टिंग जाते हैं तभी हमें भी वो पैडल करना है, क्योंकि जो बोट लेफ्ट जाती है, राइट जाती है, वो सिर्फ जो हमारे गार्ड या बोट कैप्टन जिन्हें हम कहते हैं, वो नहीं करने वाले, पर हम एज अ टीम एक साथ करते हैं। बिल्कुल बराबर, राइट सचिन? जी, एकदम बिल्कुल सही है। तो आपको खुद को, ये बोट जो है ये आपको चलानी है, ये राफ्ट जो है ये आपको चलानी है। इट्स अ टीम स्पोर्ट बेसिकली। तो आप बिल्कुल सेफ यहाँ पर राफ्टिंग मैं कहूँगा कि होती है, और करनी ही चाहिए सबको। एक लाइफ टाइम एक्सपीरियंस होता है, तो इसे ज़रूर लेना चाहिए। वो एक जरूर एक्सपीरियंस है। और सचिन, मुझे खाना खाने की बहुत फेवरेट है ना खाना, मतलब किधर भी जाओ खाना खाते हैं। तो रिवर राफ्टिंग के टाइम पे भी मेरी फेवरेट मेमोरी जो है ना, वो रिवर राफ्ट एक जगह पे रुकती है और वहां पे हमें वो गरम गरम मैगी और चाय मिलती है। वो जरूर मैं कहूंगा जी, जी, जी। सभी सभी को वो ट्राई करनी चाहिए। जी, ज़रूर। और मैं नील आपको बताना चाहूँगा कि ये जो उत्तराखंड, ये जो स्टेट है, ये अपने आप में एक अलग क्यूज़िनरी कल्चर लेकर के चलता है। बहुत कुछ है यहाँ पर फूड लवर्स के लिए। मैं खुद भी एक फूडी रहा हूँ,
चलो तो मुझे फिर भी। बताइए ना, उत्तराखंड में जब हम जाएंगे तो फूड के ऐसे कौन से प्रकार है जो जरूर ट्राई करनी चाहिए? जी, उत्तराखंड ये एक ऐसा स्टेट है कि जहाँ पर आपको हर टाइप का खाना जो है वो मिल जाएगा। अगर आप ऋषिकेश में हैं तो ऋषिकेश में जाने के बाद में चोटी वाला में लंच करना ये तो बनता ही बनता है। बहुत ही खूबसूरत वहाँ की थाली होती है, तो चोटी वाला में आप ज़रूर जाइए पर और वहाँ चोटी पर। वाला सचिन, चोटी वाला में खाना तो खाना एक चीज है, पर चोटी जी, वाला में चोटी वाला के साथ फोटो खींचना इज व्हाट इज ये मोर इम्पोर्टेंट ना। ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और ये तो मैंडेटरी फ़ोटो होती है कि ये तो होनी ही चाहिए। तो हर हमारे एक लिसनर्स टूरिस्ट। के लिए बताइए ना, ये चोटी वाला क्या प्रकार है? ये बेसिकली एक खूबसूरत सा रेस्टोरेंट है, चोटी वाला रेस्टोरेंट। इस रेस्टोरेंट के जो एक मैस्कॉट होते हैं, वो मैस्कॉट इस रेस्टोरेंट के बाहर बैठे हुए होते हैं। उन्होंने काफ़ी खूबसूरत सा मेकअप लगाया हुआ होता है और उनके सर पर एक बढ़िया सी लंबी सी चोटी होती है, जो बिल्कुल 90 डिग्री में दिखाई देती है। तो ये खूबसूरत सी चोटी लगाए हुए ये मैस्कॉट यहाँ पर आपको ज़रूर मिलेंगे, तो इनके साथ में फ़ोटो ये खींचना लाज़मी है और ये बनता है। तो आप यहाँ पर इनके साथ में फ़ोटो ज़रूर खिंचवा सकते हो और यहाँ पर गरम-गरम खाने का लुत्फ़ उठा सकते हैं। और जब भी आप आगे की तरफ प्रोसीड करते हैं मसूरी में, तो मसूरी में केम्प्टी फॉल जब भी आप जाते हो, तो वहाँ पर भुट्टा तो बनता है। बिकॉज़ वाटरफॉल में भीग करके आने के बाद में मैगी या फिर गरम-गरम भुट्टा जब भी मिल जाए, तो क्या बात होती है। और वीणा वर्ल्ड हमेशा ही हर एक डेस्टिनेशन पर ऐसे कुछ ना कुछ ट्रीट्स आपको देता ही रहेगा। तो खाने-पीने की चिंता बिल्कुल छोड़ दीजिए और ज़रूर यहाँ पर फूड लवर्स के लिए भी ये स्टेट बेसिकली एक पैराडाइस है। बिकॉज़ ये जो स्टेट है, ये तिब्बत से काफ़ी पास है, करीब है, तो यहाँ पर तिबेटियन क्यूज़ीन का कल्चर भी काफ़ी ज़्यादा मात्रा में आपको देखने को मिलेगा। ख़ास करके जब भी आप नैनीताल जाएँगे, तो नैनीताल में जब भी आप जाते हो, तो वहाँ पर मोमोज़ ये तो खाने ही होते हैं। सोनम फास्ट फूड सेंटर नाम की एक छोटी-सी शॉप मिलेगी, उस शॉप में आप ज़रूर जाइएगा। वहाँ पर आपको मोमोज़, चाहे आप वेजिटेरियन हो, चाहे आप नॉन वेजिटेरियन हो, किसी भी टाइप के मोमोज़ यहाँ पर आपको खाने को ज़रूर मिलेंगे। अगर आप चाय लवर हैं, मेरी तरह, तो आपको बिल्कुल, माल रोड के ऊपर एक छोटी-सी रेस्टोरेंट है, रेस्टोरेंट का नाम है लक्ष्मी रेस्टोरेंट। इस रेस्टोरेंट में चाय के साथ में गरमा-गरम आलू टिक्की, ये तो ज़रूर खानी चाहिए। ये बेसिकली बर्गर के जैसा जो बन होता है, उस बन में ये आलू टिक्की बना करके आपको फ्रेंच फ्राइज़ के साथ में इसको सर्व किया जाता है। ये सब सुनकर सचिन बहुत ही भूख लग रही है, पर चलो, हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं रह गया है, पर थोड़े और डिस्कस करते हैं। नैनीताल है, जिसे झीलों की नगरी कहा जाता है। जी। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, जैसे आपने कहा, वहां पे आप सफारीज के लिए जा सकते हो, ड्राइव्स के लिए जा सकते हो। एंड ऑफ कोर्स, कुछ सालों पहले मैं औली गया था। औली इज नोन एज द विंटर स्पोर्ट्स कैपिटल ऑफ इंडिया, जहाँ पे आप स्कीइंग और स्नोबोर्डिंग और ट्रैक्स कर सकते हो। अभी सचिन, आपने उत्तराखंड बहुत ही बार आप उत्तराखंड गए हो, ऐसी कौन सी जगह है नैनीताल, मसूरी, ऋषिकेश, हरिद्वार को छोड़कर जिसे आपने अब तक विजिट नहीं किया पर आपकी बकेट लिस्ट पर जरूर है, या ऐसी कोई भी जगह नहीं है? ऐसी है जगह नी अ, कसौनी मैं ज़रूर जाना चाहूँगा और अल्मोड़ा, ये 2 जगह है उत्तराखंड में। ये काफ़ी बढ़िया है, वेदर काफ़ी अच्छा होता है। हिमालयन रेंजेस ख़ास करके देखने के लिए कसौनी या फिर अल्मोड़ा, इन दोनों जगहों पर मैं ज़रूर जाना चाहूँगा। इसी के साथ में गढ़मुक्तेश्वर नाम की एक बहुत ही खूबसूरत जगह है। यहाँ पर भगवान शिव जी का टेम्पल है, तो ये टेम्पल भी काफ़ी फ़ेमस है, तो यहाँ पर भी आपको ज़रूर जाना चाहिए। यहाँ से काफ़ी खूबसूरत नज़ारा आप पूरे आजू-बाजू के परिसर का देख सकते हैं। ग्रेट। सो अभी सचिन, हम हमारे एपिसोड के एंड तक आ रहे हैं। अगर आपको हमें नैनीताल, उत्तराखंड, मसूरी, कौन सी भी जगह के बारे में एक अगर स्टोरी बतानी हो, तो वो कौन सी होगी? जाते जाते हमें बताइए। अ, ज़रूर बताऊँगा नील। ये एक्चुअली स्टोरीज़ तो इतनी हैं कि मैं इन स्टोरीज़ के ऊपर किताब लिख सकता हूँ। इतनी सारी स्टोरीज़ मेरे पास है। लेकिन एक जो सबसे मेरे दिल को छू लेने वाली स्टोरी है, जो मैं आपको बताना चाहूँगा, ये इंसिडेंट है। ये हुआ था सन 2012 में, जब मैं टूर कंडक्ट कर रहा था नैनीताल की। और इस टूर के ऊपर मेरे साथ में एक फैमिली आई हुई थी। हस्बैंड एंड वाइफ थे। रूरल महाराष्ट्र से बिलॉन्ग करते थे। पहली बार घर से बाहर आए थे। इससे पहले उन्होंने कभी भी किसी भी जगह पर टूर नहीं किया था। वो हमारे साथ में वहाँ पर आए हुए थे और वहाँ पर आने के बाद में उनकी काफ़ी बड़ी तमन्ना थी कि उनको गंगा आरती जो है,
वो उनको एक्सपीरियंस करनी थी। और उस दिन जो है वो मैंने ग्रुप रिसीव किया दिल्ली एयरपोर्ट से, और हम चल पड़े हरिद्वार की तरफ। रास्ते में जाते-जाते हमें थोड़ी बहुत ट्रैफिक में हम फँस गए, ट्रैफिक लग गई। उसके बाद में थोड़े और आगे चलते जब भी हम चले गए, तो रुड़की पहुँचते-पहुँचते हमें पता चला कि हमारी बस ब्रेक डाउन हो चुकी है, बस का टायर जो है वो पंक्चर हो चुका है। तो वहाँ पर हमारा बहुत समय चला गया, और वहाँ पर जब भी हम लोग पहुँचे तो हमें पता चला कि अरे! आरती के लिए अभी पहुँचना ये लगभग नामुमकिन होने वाला है। वो सर जो थे वो मेरे पास आए और उन्होंने कहा, सचिन प्लीज़ कोशिश कीजिए कि हमें ये आरती शाम के वक़्त में देखनी है। मैंने कहा, सर मैं पूरी कोशिश करूँगा। मैंने जा कर के अपने जो ड्राइवर साहब होते हैं, जिन्हें हम उस्ताद जी कहते हैं, मैंने उनसे कहा कि उस्ताद जी, ज़रूर प्लीज़ कोशिश कीजिए कि हमें ये गंगा आरती जो है यहाँ पर जाना है। उस्ताद जी कहा कि ठीक है, हम ज़रूर जाएँगे यहाँ पर, मैं पूरी कोशिश करूँगा। और भगवान का शुक्र है, वो कहते हैं ना नील कि जहाँ पर चाह होती है, वहाँ पर राह ज़रूर होती है। तो हम लोगों ने जैसे रुड़की में अपने बस का टायर चेंज किया और उसके बाद में हम आगे चलने लगे, तो अचानक से जो ट्रैफ़िक में हम फँसे थे, वो ट्रैफ़िक कम-कम होता गया और हमें रास्ता खाली मिलता गया। हम आगे चलते गए, और मैं क्या बताऊँ आपको कि केवल आरती ही नहीं, तो आरती से पहले जो पूजा होती है, उस पूजा के वक़्त हम लोग गंगा घाट पर पहुँच गए। तो वहाँ पर जाने के बाद में हमें ना सिर्फ़ आरती, बल्कि गंगा जी की पूजा भी देखने को मिली। उसके बाद में हम सभी ने वहाँ पर स्पिरिचुअल गंगा आरती का आनंद लिया और पानी में दिए जो है वो छोड़ दिए। उसके बाद में वही फैमिली, सर एंड मैडम दोनों भी मेरे पास आए थे और उन्होंने कहा कि सचिन थैंक यू सो मच, आपने हमारी तीर्थ यात्रा जो है वो करने की तमन्ना पूरी कर दी। तो मैं आपका बहुत-बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि थैंक यू, आपने ये गंगा आरती जो है ये हमें दिखाई और हमने गंगा जी की आरती का बहुत आनंद लिया। तो ये कहते वक़्त उनके आँखों में लगभग आँसू आ गए थे, और जो फीलिंग था वो मैं खुद महसूस कर रहा था। तो ये मेरे दिल के काफ़ी करीब रहा इंसिडेंट। हमेशा मैं ये अपने टूर पर आए हुए गेस्ट के साथ में भी ये इंसिडेंट शेयर करता हूँ कि अगर आप किसी चीज़ को पूरी शिद्दत से चाहते हो, तो पूरी कायनात आपको उससे मिलाने में जुड़ जाती है। तो इस तरह से ये इंसिडेंट हुआ था। चैलेंजेस तो रास्ते में आते ही रहते हैं, हर्डल्स तो टूर पे आते ही रहते हैं, पर दोस्तों उसके लिए ही तो वीना वर्ल्ड का टूर मैनेजर या वीना वर्ल्ड की टूर मैनेजर है। और जैसे हमारा वीना वर्ल्ड का कल्चर है कि आंधी आए तूफान आए, लक्ष्य तो हर हाल में पाना है, वैसे ही हमारे गेस्ट के लिए जो लाइफ सेलिब्रेट करनी है टूर पे, वो हमारा लक्ष्य है और वो लक्ष्य हर हाल में, हर टूर पे, हर दिन पाना ही है। सचिन थैंक यू वेरी मच, आप हमारे ये एपिसोड पर आए। अगली बार आपके ये फेवरेट स्टेट उत्तराखंड के बारे में एक स्टेट, एक सिटी, एक साइट सीइंग की जगह लेंगे और उसके बारे में 20 या 30 मिनट बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, थैंक यू फॉर कमिंग इन, एंड सचिन थैंक यू फॉर कमिंग ऑन चलो थैंक यू बैक सो भरो मच निकल नील, पाड़ो। थैंक यू सो मच, माय प्लेजर, थैंक यू। Thank you everyone, take care of yourself, stay safe, and we will see you very soon. Take care, bye.